हेलो स्टूडेंट्स, आज जो इस चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, क्रांतियों का युग। अब क्रांतियों का युग कब से कब हुआ? 1830 तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांतियों का युग। अब क्रांतियों का युग है, ये माना जाता है 1830 से लेके और 1848। इस बीच में यूरोप के अंदर क्रांति हैं वो स्टार्ट हो गई जगह जगह पर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है फ्रांस से। फ्रांस में समय क्या हुआ था? फ्रांस में 1830 में लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। रिवोल्ट हो गया, यहाँ विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर जो बोर्बोन डायनेस्टी थी, जिस डायनेस्टी का यहाँ पर शासन था, उसके राजा है उसको हटा दिया। जो वियना कांग्रेस है उसमें रिस्टोर किया था बोर्बो डायनेस्टी, जो बोर्बो वंश था उसको। यहाँ के लोग हैं 15 साल तक फ्रांस में चुप रहे लोग, क्योंकि यहाँ विद्रोह इसलिए ज़्यादा हो रहे थे और कंट्री की। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बार बार फ्रांस में क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है? तो उस समय के सबसे जो पॉलिटिशियन थे, ड्यूक मेटरनिक, जिन्होंने वियना कॉन्फ्रेंस है उसकी लीडरशिप की थी, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस नीज देन रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। जब फ्रांस में क्या होगी, जो छींकने लग जाता है तो बाकी पूरा यूरोप है उसमें जुकाम होने लग जाएगी। तो फ्रांस में क्या है कि वहाँ न्यू मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे, एजुकेशन ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, किंग हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसे ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, वहाँ के राजा थे। ब्रिटेन है, ब्रिटेन में तो क्या है, अलग ही उसकी स्टोरी है, वो उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। रसिया है, वहाँ किंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लास्ट में वहाँ भी 1917 में रिवोल्ट हो गया उसके खिलाफ। तो फ्रांस में बोर्बो डायनेस्टी के राजा हैं वो हो रहे थे कमज़ोर, और लोग हैं वो थे एजुकेशन में ज़्यादा जुड़े हुए थे। डेमोक्रेसी का उन्होंने 1789 की क्रांति के बाद उन्होंने स्वाद चख लिया था। अब जो एक बार डेमोक्रेसी के अंदर रह सकता है वो दोबारा से गुलामी में पॉसिबल नहीं है उसको रखना। ठीक है, वो विद्रोह करने की सोच रहा था। यही फ्रांस में हो रहा था। उन्होंने पहले कर दिया 1789 में, फिर उसके बाद नेपोलियन आ गया, दोबारा से उन्होंने मोनार्की स्टार्ट कर दी। फिर 1815 में दोबारा से बोर्बो डायनेस्टी रिस्टोर कर दी। नेपोलियन बोर्बो डायनेस्टी से नहीं था, लेकिन फिर 1830 में फिर दोबारा से विद्रोह कर दिया लोगों ने। और यहाँ पर लुई फिलिप नाम का राजा था, उसको इन्होंने किंग डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर किंग। किंग ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया। किन्होंने? लोगों ने। राजा ऊपर से अपॉइंट नहीं हुआ, लोगों ने अब कहा। और फ्रांस में क्या 1830 में क्या कर दी इन्होंने? 1830 के अंदर यहाँ डेमोक्रेटिक मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। क्या होते हैं ये समझ लेते हैं इसको। संवैधानिक राजतंत्र, इसमें राजा भी होता है और नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट वो भी होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा, उसकी मंत्रिमंडल भी होगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी होगी। किंग होगा, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट की जगह वहाँ किंग होता है। जैसे ब्रिटेन में प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, कई देश हैं ब्रिटेन जैसे, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, डेमोक्रेटिक मोनार्की है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होता है, इलेक्शन होता है, जनता उसको इलेक्ट करती है। राजा है वो वंशानुगत चला आ रहा है वहाँ बहुत सालों से। तो फ्रांस में उन्होंने ये कर दिया ब्रिटेन की तरह कि हम नेशनल असेंबली है वो पूरी इलेक्शन करवाएंगे, ज़्यादा पावर उनके पास रहेगी, और किंग है वो सिंबॉलिक हेड रहेगा कंट्री का, केवल साइन करने के लिए। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने, इसके बाद और भी कई ज़्यादा चेंजेस होने लगे। ठीक है, 1830 के बाद यहाँ फ्रांस में स्टार्टिंग हो गई। मेटरनिक समझ गया डिस्टर्बेंस होने वाला है। पहले तो मैथ्स नहीं है, उसने उसके सोशल ऑर्डर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा, फ्रांस में लोग हैं वो इकट्ठा होकर दोबारा से क्रांति करने लग गए। अब जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड के अंदर था। बेल्जियम वो अपने आप में एक फ्री हो गया, आज़ाद हो गया वो।
डिक्लेयर कर दिया उसने अपने आप को कि मैं नीदरलैंड के साथ नहीं रहूँगा, नीदरलैंड है उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है और इसके साथ हमें रहना ही नहीं है। तो नीदरलैंड के साथ उसको कंबाइंड किया था 1850 वियना कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस के अंदर ड्यूक मेटरनिख ने उसको वहाँ के लोगों ने डिनाई कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये तो था किसका सिस्टम, फ्रांस का। अब इसी में आगे 1830 से फिर दोबारा स्टार्ट होने लगी कहाँ पर, ग्रीक में। ग्रीक के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीक, इसको ग्रीस भी बोलते हैं, यूनान भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यूनान। एशिया में आता है और एशिया नहीं, यूरोप के अंदर आता है और साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर बिल्कुल लास्ट में टर्की के बिल्कुल पास में। टर्की एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर बोलते थे उसको, उसने अपने कब्जे में ले रखा था इसको, किसको, ग्रीक को। अब ग्रीक में क्या है, यहाँ मामला हो गया रिलीजन का। टर्की है वो था क्रिश्चियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री, और ग्रीक है वो था क्रिश्चियन कंट्री। यूरोप के सारे कंट्री वो अभी लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब हमें अपना जो पुराना कंट्री है, ठीक है, और यहाँ से इसको बोला कि ये क्रेडल ऑफ अवर सिविलाइजेशन, हमारी जो यूरोप की जो सिविलाइजेशन है उसका जो बेस हैं, उसके रूट्स हैं वो ग्रीक से निकलती हैं, ठीक है। अरिस्टोटल, प्लूटो और भी जो सुकरात हैं, वो सारे जो फिलोसफर रहे थे वो यहीं रहे थे। अलेक्जेंडर ग्रीक का था। तो सारी यूरोप में फिर धीरे धीरे उनकी जो लिटरेचर है वो ग्रीक से ही वहाँ पहुँचा। और जो यूरोप की सारी लैंग्वेज है उनका जो बेस है, जैसे इंडिया की लैंग्वेज है, नॉर्थ इंडिया की उनका बेस संस्कृत लैंग्वेज है, ऐसे ही उनका बेस है ग्रीक, उसको लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज है, ये ग्रीक की लैंग्वेज थी और वहीं से सारी यूरोप की लैंग्वेज निकली है। अब सारे लोग अपने आप में जो आर्टिस्ट हैं, पोइट हैं, वो लोगों को इकट्ठा करने लगे कि ग्रीक को आज़ाद कराना है, लड़ाई लड़नी है, सेना इकट्ठी करो, ठीक है। और बाकी ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा हैं, फ्रांस के राजा, उनसे कह रहे थे कि अपनी सेना इकट्ठी करो और टर्की है उसको हराना है, और अपना एक देश है उसने गुलाम बना रखा है ग्रीक, उसको आज़ाद कराएंगे। तो ये स्टार्टिंग हो गई थी यहाँ 1821 में, रिवॉल्ट हुई थी ग्रीक में, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। और फिर इसके बाद लगातार कंटिन्यूस लड़ाई चलती रही। लड़ाई चलने के बाद यहाँ पर एक ब्रिटेन के पोइट थे, कवि, लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन लॉर्ड ब्रायन, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड ब्रायन ने इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, कलेक्ट द फंड्स फॉर ग्रीक कंट्री है, उसके लिए इन्होंने पैसा है वो इकट्ठा किया, हथियारों के लिए, सेना इकट्ठे करने के लिए। उसने कहा मैं पैसे दूंगा, आओ लड़ने के लिए, और टर्की है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब वहाँ अपने सैनिक यूरोप के सारे, जर्मनी जो प्रसा है, इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले सभी जगह से इकट्ठे होकर, पोलैंड, रशिया, सभी इकट्ठे होके, और कहाँ इकट्ठे हो गए, टर्की में, ऑटोमन जो ग्रीक के अंडर में था, और वहाँ टर्की के खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी लंबे समय तक इनमें लड़ाई चली। लास्ट में 10 साल के बाद 1831 में टर्की है उसको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि टर्की इस समय तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, ठीक है। क्योंकि उस समय कोई मुस्लिम कंट्री इतना पावरफुल नहीं था, खुद अपने आप में ही पूरे मुस्लिम किंगडम है, उसका लीडर था टर्की। अब टर्की को हटना पड़ा और एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, जगह है अब भी है, कहाँ पर, तुर्की में, की संधि। तो ये कहाँ पर हो गई, कॉन्स्टेंटिनोपल है टर्की के अंदर, और यहाँ पर एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के अनुसार इसको आज़ाद करना पड़ा। तो ग्रीक सबसे पहले आज़ाद हो गया 1831 में। यूरोप के एक ऐसा देश था जो किसी दूसरे देश ने गुलाम बना रखा था, बाकी देश हैं वो कंट्री थे ही नहीं, जैसे जर्मनी कंट्री नहीं था इस समय तक, ठीक, इटली कंट्री नहीं था, वो लैंग्वेज बोलने वाले छोटे छोटे स्टेट डिवाइड थे, और उन पर ऑस्ट्रिया हंगरी और फ्रांस, ठीक, इन्होंने कब्जा किया हुआ था। लेकिन ग्रीक एक अपने आप में एक बहुत पुराना कंट्री रहा है। जैसे इंडिया में वैदिक जो लिटरेचर था उस समय के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय के,
कौन थे? अलेक्जेंडर, सिकंदर। और ये सिकंदर हैं, ये ग्रीक के रहने वाले थे, फिलोसफर थे वहाँ के। तो उस समय का यहाँ का हिस्ट्री रही है ग्रीक की, लेकिन अब किसी दूसरे देश ने उनको गुलाम बना लिया। अब यूरोप के सारे देश हैं, उन्होंने मिलके और टर्की को हरा दिया और उसको मजबूर कर दिया कि वो क्या करे, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि करे। ठीक है, कुस्तुनतुनिया है उसकी संधि करे, और टर्की में एक जगह है यहाँ पर, ठीक है, यूरोप और एशिया को मिलाने वाली जगह है ये। ठीक, एक देश आज़ाद हो गया यूरोप का। अब इसके बाद फिर द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसके बाद रोमानी कल्पना। अब एक तो डायरेक्टली लड़ाई हो रही थी और दूसरी तरह से लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी कर रहे थे। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशन। रोमानी कल्पना एवं राष्ट्रवाद की भावना। पढ़ लेते हैं इसको। एक तरफ तो डायरेक्ट लड़ाई हो रही थी, जैसे फ्रांस हो गया, ग्रीक हो गया, और भी कई जगह, नेपोलियन हो गए, ठीक है, वियना कॉन्फ्रेंस हो गई, मैथ्स नहीं है वो अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे थे। एक जो आर्टिस्ट और पोइट हैं, चित्रकार हो गए, पेंटर हो गए, कवि हो गए, फोक टेल्स, फोल्कलोर सुनाने वाले, लोक कथाएं, लोग गाने वाले, वो भी लोगों को, यूरोप के लोगों को भाषा के आधार पर जोड़ने का काम कर रहे थे। ठीक, कई चित्र बना रहे थे। देश हैं उनको एक गॉडेस के रूप में, पहले तो फ्रांस में ला पैट्रे बोला गया अपनी कंट्री को, फ्रांस को, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, पिता है। कंट्री को एक पुरुष के रूप में दिखा दिया, फिर लगा ऐसे नहीं, लोग हैं वो इससे जुड़ नहीं पाएंगे, तो क्या करें फिर, उसके लिए उसको गॉडेस के रूप में दिखा दिया। ठीक है, महिला के रूप में उसको एक तरह से उसका चित्र बना दिया। और जैसे फ्रांस है उसकी मारियाना हो गई, जर्मनी है वहाँ की गॉडेस है, उसको जर्मन कंट्री को पूरा जर्मेनिया बोल दिया। वहीं से इंडिया के लोग हैं उन्होंने ले लिया। और अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने भारत को भारत माता बना दिया। तो ये इससे लोग हैं आपस में जुड़ने का काम कर रहे थे। आर्टिस्ट हैं उनकी मूर्ति बना रहे थे, फ्रीडम फाइटर हैं उनकी मूर्ति बना रहे थे। और जो लोकगीत गाने वाले जो छोटे लोकल सिंगर हैं, वो अपनी भाषा में गा कर, जैसे जर्मन बोलने वाले हैं तो जर्मन बोलने वाले हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जे कर रखे थे। अब वो जर्मन लैंग्वेज में अपनी जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट है उनको गा रहे थे, अपने जो फोक सॉन्ग है उनको गा रहे थे, फोक डांस कर रहे थे। सिटीज़ हैं उनकी स्ट्रीट पे जा के लोगों को, नुक्कड़ नाटक होते हैं, ड्रामा कर रहे थे और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। इंडिया में यहीं से एक्सेप्ट किया गया था हमने। ठीक है, पहला काम ये हो गया। उसके अलावा पोलैंड है, पोलैंड से सुन लेते हैं हम। अब ये लोग हैं क्या करने लगे, जो हेरिटेज है उनकी, कलेक्टिव हेरिटेज है, पुरानी विरासत। अब पुरानी विरासत है वो यूनान की बहुत पुरानी है। ओलंपिक सबसे पहले यहीं स्टार्ट हुए थे ग्रीक में, फिर दोबारा से रीस्टार्ट किए थे फ्रांस ने दोबारा से, वो भी ग्रीक में। देन उसके बाद यहाँ पर जो फोर्ट थे ग्रीक के अंदर और एंशियंट बिल्डिंग थी उनको प्रोटेक्ट किया गया। एंशियंट लिटरेचर था उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया। सेम ऐसा ही जर्मन है, वहाँ पर ये काम किए जाने लगे। जो देश गुलाम थे, फ्रांस है, फ्रांस में भी लोग हैं, उनको डेमोक्रेसी के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास किए जाने लगे। पोलैंड जो कि रसिया के अंडर में था, अब पोलिश लैंग्वेज में लोग इकट्ठे हो रहे थे। देन इसके बाद पोलैंड का एग्जांपल सुन लेते हैं। इसमें ईस्टर्न यूरोप में है पोलैंड। ये रसिया ने कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, रसिया भी बहुत बड़ा कंट्री था, आज भी वर्ल्ड का सबसे एरिया के हिसाब से है, फिर भी उसने ईस्टर्न यूरोप के कई हिस्से अपने कब्जे में ले रखे थे। लेने के बाद क्या किया इसने, पोलैंड के जो इन्होंने एक कानून लाया रसिया ने कि यहाँ के जो फादर हैं, चर्च में रहने वाले पुजारी हैं, वो केवल रसियन लैंग्वेज है वो यूज करेंगे। जैसे किसी की मैरिज करनी है या किसी की डेथ हो गई, उसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं धार्मिक, उनको क्या करेंगे, रसियन लैंग्वेज में ही करेंगे। पोलिश लैंग्वेज कर ही नहीं सकते। पोलिश लैंग्वेज को बहुत छोटी लैंग्वेज समझते थे। जैसे इंडिया में
अंग्रेज आए तो इंग्लिश में काम होते थे, मुगल एम्पायर के समय पर्शियन लैंग्वेज में होते थे, फारसी भाषा में, और इंडिया के जो एंशिएंट राजा हुए वो संस्कृत में काम करते थे। तो छोटी लैंग्वेज है उनको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर रहे थे। इससे क्या है, पोलैंड के लोग हैं वो पोलिश लैंग्वेज है उसको ज़बरदस्ती विरोध के रूप में रसिया के यूज करने लग गए, और जो फादर हैं ठीक चर्च में रहने वाले वो पोलिश लैंग्वेज में सारे काम करने लग गए रूस का विरोध करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। अब जिनको पता लगता था उनको सज़ा देती थी कौन, रशियन गवर्नमेंट, और पकड़ के उनको कहाँ भेज दी थी, साइबेरिया। साइबेरिया रशिया का ऐसा एरिया है वहाँ बहुत हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है। अक्टूबर के बाद तो इतना -50 के बाद टेम्परेचर चला जाता है, कई जगह तो -80 तक टेम्परेचर चला जाता है साइबेरिया में। ठीक है, वहाँ जीना बहुत मुश्किल है और वहाँ सज़ा देने के लिए उनको भेज दिया जाता था। खाने के लिए बहुत कम चीज़ रहती थी और ऐसे ही तड़प तड़प के वो मर जाते थे। कहते थे जाओ जीसस क्राइस्ट बचा लेंगे तुम्हें। ठीक है, ऐसे ही चर्च में बहुत काम करते हो, बहुत ज़्यादा तुमने भक्ति की है, तो अब वक्त आ गया तुम्हें कि अब क्या करो, साइबेरिया में जाके तपस्या करो। तो भेज देता था। उसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं उनकी डेथ हो गई। इनमें ये एक और व्यक्ति थे कवि पोलैंड के, उनका नाम था कैरोल कोरपोन्स्की। कैरोल कोरपोन्स्की, ये इन्होंने क्या काम किया कि जो ओपेरा म्यूजिक होता है, ओपेरा म्यूजिक यूरोप के सुने होंगे तुमने, एक लेडीज़ खड़ी हो जाती है बीच में और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहती है। ठीक है, चीखती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और ऐसे, और फिर शांत हो जाती है वो। ठीक है, और वो वहाँ का क्या क्लासिक म्यूजिक है या क्लासिकल एक शो होता है, जैसे इंडिया में भरतनाट्यम कथक ही होते हैं, तो ऐसे उनके क्लासिकल जो म्यूजिक है वो वही है जिसको ओपेरा म्यूजिक बोलते हैं। तो इन्होंने वो ओपेरा म्यूजिक है कैरोल कोरपोन्स्की ने उसको पोलिश लैंग्वेज में करना स्टार्ट कर दिया। जिसने कहा कि हम करेंगे लेकिन पोलिश लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में ये सारे गाने नहीं गाएंगे, और अपनी जो ड्रामा है, कविता हैं, फोल्क टेल्स हैं, लोक कथाएं छोटी छोटी, वो सारे पोलिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने 2 ओपेरा म्यूजिक बनाए जिनका नाम था, एक का नाम था पोलेनीज और दूसरे का मेजोरिका। पोलेनीज और मेजोरिका, ये 2 ओपेरा म्यूजिक थे जिनके द्वारा पोलैंड के लोग हैं उनको इन्होंने जोड़ने का काम किया। ठीक, पोलैंड के लोग हैं उनको जोड़ने का काम किया। किसने? कैरोल कोरपोन्स्की ने। तो ये वहाँ के लिटरेचर में, जैसे इंडिया में प्रेमचंद हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको याद किया जाता है इंडियन के लिटरेचर लिखने में प्रेजेंट टाइम में, ऐसे ही पोलैंड में फ्रीडम स्ट्रगल के समय कैरोल कोरपोन्स्की है, उनका एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा योगदान है पोलिश के लिए। और धीरे धीरे लोगों ने उनको जोड़ने का काम किया और लास्ट में जाके रसिया उससे अपने आप को आज़ाद करा लिया। किसने? पोलैंड के लोगों ने। देन एक जर्मन के कवि थे, फोल्क टेल्स, फोल्कलोर सुनाने वाले, उनका नाम था जॉन गॉटफ्रीड गोरहार्ड। इधर मिटा देते हैं इसको। इन्होंने कहा था कि जो लोक कथाएं और लोक गीत होते हैं वो किसी देश की आत्मा होती हैं। लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो उनके द्वारा समझा जा सकता है। अब इंडिया में जैसे ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? गाँव में रह रही है। अब गाँव में रहेंगे तो वहाँ के लोकगीत हैं, एक तो बॉलीवुड के म्यूजिक आते हैं, ठीक है, पंजाबी म्यूजिक हो गए, फिर छोटे छोटे म्यूजिक अपने हरियाणवी गाने चलते हैं, फिर हरियाणवी के, और राजस्थान में बुंदेलखंडी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, बिहार में भोजपुरी, मैथिली में गाने चलते हैं, झारखंड में झारखंडी के, पहाड़ों में हिमाचल, उत्तराखंड में पहाड़ी, ऐसे साउथ इंडिया में। तो ये जो गीत होते हैं लोकल, ठीक है, पुराने एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, फिल्म बनना तो अभी स्टार्ट हुए हैं। तो ये ऐसा म्यूजिक है, ये उस लोगों की जो कल्चर है या उसकी स्पिरिट है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कहा था जॉन गॉटफ्रीड गोरहार्ड। कवि थे,
गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक, गॉटफ्रीड, एक मिनट, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, क्या कहा था इन्होंने? द फोल्क लोर एंड फोल्क टेल्स आर स्पिरिट ऑफ पीपल। लोगों की आत्माएं और लोग जो क्या कहना चाहते हैं वो इसमें देखे जाते हैं। अब जैसे कि भारत में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तो लोकल गीत लिखे गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, गोरे इनको मारो, राजस्थानी में लिखे गए, हरियाणवी में लिखे गए, पंजाबी में लिखे गए, ठीक, हरियाणवी छत्तीसगढ़ हैं तो अपने अपनी लोकल लैंग्वेज है एमपी की, उनमें ये लिखे गए। तो ये इनका मानना था। जॉन गॉटफ्रीड हर्डर जर्मन के पोइट थे, ये पोइट ऑफ जर्मन। तो जर्मनी भी यूरोप में आता है और उन्होंने सही बात कही थी। ये सारे काम क्या कर रहे थे? रोमांटिक इमेजिनेशन, लोगों को जोड़ने का इनडायरेक्टली। एक तो डायरेक्टली रिवॉल्यूशन हो रही थी और दूसरा लोगों को दूसरी तरीके से जोड़ने का काम लिटरेचर के द्वारा, फोल्क टेक्स्ट, फोल्कलोर के द्वारा, लोक कथाएं, लोक गीत हैं, लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, डायलेक्ट्स, बोलियाँ। लैंग्वेज तो लिखी जाती है, बोलियाँ ऐसे बोली जाती हैं, ठीक, जैसे राजस्थानी हो गई बोली है, हरियाणवी बोली है, लैंग्वेज नहीं है, हिंदी के पार्ट्स हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है हंगर स्ट्राइक एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब 1830 के बाद और ज़्यादा हालत खराब होने लगी। कहाँ पर? यूरोप के अंदर। द हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 के बाद क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं, ये 1840 से स्टार्ट हो गया। हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर हो गया भूखमरी, गरीबी और जन विद्रोह। कहाँ पर? पूरे यूरोप के अंदर। कब हुए ये? 1848 में। अभी तक हम 1830 से 1848 के बीच में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे 1848 में क्या होने लगा। लोगों में क्या है, जो व्यवस्था बनाई थी वियना कांग्रेस में वो तहस नहस होने लगी, जिसमें स्टार्टिंग कर दी थी फ्रांस ने। अब धीरे धीरे फ्रांस के लोग, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, मेटरनिक उस समय का फेमस पॉलिटिशियन, उसने कह दिया था कि फ्रांस को कंट्रोल कर लो, यदि यूरोप में शांति चाहिए तो सबसे पहले फ्रांस को कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्रांस कंट्रोल नहीं हुआ तो पूरा यूरोप तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स नहीं ऐसे लोग हैं, इनको तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फ्रांस में एक बार बवंडर उठ गया तो वहाँ फिर रोक न पाना मुश्किल है। नेपोलियन, उससे पहले वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी फैलाने लग गए जैकोबिन क्लब वाले। फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन पूरे यूरोप को जीत लिया उसने। अलेक्जेंडर है, सिकंदर, ठीक, सिकंदर के बाद एक विश्व विजेता, उनको ही माना जाता है नेपोलियन को। तो यूरोप में एक से एक महान पर्सनैलिटीज पैदा हुए, ठीक है। अभी तो आएंगे हिटलर, पूरी दुनिया को ही उसने घुमा दिया। अब दोबारा से प्रेजेंट टाइम में फिर लड़ने लग गए, यूक्रेन रसिया, पुतिन वर्सेज पूरे नाटो हो रहा है। अकेला पुतिन और पूरे नाटो है, अमेरिका की लीडरशिप में कंट्री 28 का ग्रुप है, उन पर भारी पड़ रहा है अकेला। 1.5 साल हो गई लड़ाई चल रही है। तो यूरोप में क्या है, बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, छोटी मोटी इंडिया की तरह लड़ाई नहीं लड़ते। किसी का खेत है उस पर कब्जा कर लिया, किसी के घर की दीवार गिरा दी, ठीक है, किसी का कुछ घर से चोरी करके ले गए। इंडिया में यही करते रहते हैं, कपड़े चुरा के ले गए, किसी का गैस सिलेंडर चुरा के ले गए, किसी खेत है वहाँ उसमें कुछ खाने की चीज़ रखी है, धान हो गया, किसी के फ्रूट चुरा के ले गए घरों से। यही करते हैं इंडिया में, लेकिन यूरोप में ऐसी हरकतें नहीं करते। यूरोप में क्या लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। 1-2 साल से तो उनको तसल्ली नहीं मिलती, कहते हैं ये कोई लड़ाई है क्या, 1 साल में तो अभी हम वार्म अप हुए, अभी तो अब लड़ाई हुई है, अभी तो ढंग से लड़ेंगे, ठीक है। और फिर शांत हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं लड़ते किसी से। तो ये यूरोप की है। तो ये यूरोप प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा है, आगे फ्यूचर में भी यूरोप ऐसा ही रहेगा। उसके रीजन हिस्ट्री में मिलते हैं कि क्यों ऐसा है, तो हम पढ़ रहे हैं इसको। 1848 में यार रिवॉल्यूशन होने लग गई। अब फ्रांस में क्या किया उन्होंने, जो वो राजा बनाया था, पहले तो खुद बना दिया उन्होंने राजा, कि हम तुझे राजा बनाते हैं। किसको? लुई फिलिप को।
बुर्गो डायनेस्टी है उसके राजा को हटा दिया, कह रहा हम नए राजा लाए। अब 1848 में कहा तो किसी काम का नहीं है, तू राजा है ही नहीं और तू कौन से वंश का राजा है, हमने ही बनाया, अब तुझे हटा रहे हैं। तो इसको 1848 में लुई फिलिप राजा था, उसको क्या कर दिया, एबोलिश, उसकी पोस्ट को। यहाँ राजतंत्र पूरी तरह से खत्म कर दिया। 1830 में तो इन्होंने डेमोक्रेटिक मोनार्की लाए, अब मोनार्की है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हमें राजा की जरूरत ही नहीं है, तो क्या बनना है अब हमें बनना है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, सिविक्स में पढ़ते हैं हम, गणराज्य, ठीक है, रिपब्लिक को बोलते हैं गणराज्य। ऐसी कंट्री जिसका हेड है वो इलेक्टेड बाय द पीपल, द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज रिपब्लिक। ऐसा देश जहां लोगों के द्वारा सीधा देश का मुखिया चुना जाएगा। इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट के डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं, एमएलए एमपी वोटिंग करते हैं, तो इंडिया रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, प्रीएम्बल में पढ़ते हैं हम। उसके अलावा ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ब्रिटेन है डेमोक्रेटिक मोनार्की। ऐसे कई देश हैं वहाँ अभी भी राजतंत्र चल रहा है, जैसे सऊदी अरब हो गया, वहाँ तो पूरी तरह से ही राजतंत्र है, मोनार्की। और भी कई देश हैं, डिक्टेटरशिप अलग होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की, और मोनार्की अलग होती है, वो राजा किसी वंशानुगत रूप से चलते हैं। लुई फिलिप है उसको हटा दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हें मरना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती उसको गद्दी से बाहर कर दिया। अब अपने कब्जे कर लिए, और उन्होंने कहा पूरे यूरोप में भी धीरे धीरे ये अपनी बातें वो फैलाना स्टार्ट करते हैं। और नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट थी उसने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, पहला तो ये डिक्लेयर कर दिया, दूसरा जो 20 ईयर प्लस पीपल हैं उसमें पीपल में केवल मेल आएंगे, मेल, उनको क्या मिल गया, राइट ऑफ वोट, वोट देने का अधिकार मिला किनको, जो 21 ईयर से ज़्यादा उम्र के हुए, 21 ईयर के हो गए। इंडिया में भी शुरू में 20 ईयर थी वोटिंग की, धीरे धीरे फिर उसको 18 साल कर दिया, ठीक है। 18 ईयर है वो भी केवल मेल को देंगे। अब फीमेल हैं वो टेंशन में आ गई कि स्ट्रगल कर रहे हैं हम, बास्टील की जो जेल है फ्रांस में वो टुड़वा ली हमसे, धक्का दे देकर काम करवाते हो, जब ज़रूरत पड़ती है हमें स्ट्रगल में भीड़ बढ़ाने के लिए आ जाओ, राजा के खिलाफ स्ट्रगल करना है, नेपोलियन के खिलाफ स्ट्रगल करना है, तो हमें बुला लेते हैं। और जब सत्ता पे बैठने का मौका मिलता है, जब पावर में आने का मौका मिलता है, तो हमसे कहते हो तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारा काम केवल घर है उसको देखने का काम है, बच्चों को देखो, खाना बनाओ बढ़िया से बढ़िया, ठीक है, एनर्जी वाला खाना बनाओ जिससे कि हम एक क्रांति कर सकें और पूरे यूरोप के राजा उनको हरा सकें, तुम्हें केवल राजा बनने का अधिकार नहीं है। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा निराशा होती थी, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, जो उस समय की कुछ फीमेल रिपोर्टर हैं या फीमेल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता, उन्होंने इस समय की बड़ी बुराई की है कि हमें कोई मौका ही नहीं दिया। ये कहाँ हो गया, फ्रांस में चल रहा था, 2 रिफॉर्म कर दिए इन्होंने। देन धीरे धीरे सिलेसिया जगह है फ्रांस में, यहाँ पर जो वेवर्स थे, जुलाहे, अब जुलाहे क्या है, उनको अपना माल बेच देते, पर्टिकुलर व्यापारी होते थे, उनका टैक्स ज़्यादा ले रहे थे उनसे, सैलरी उनको कम दे रहे थे, जैसे 100 रुपये का था, महंगाई बढ़ गई 200 रुपये टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन वही पुराने उसी कीमत पे खरीद रहे थे उनको। अब यहाँ पर 1848 में ये वेवर्स हैं, सिलेसिया एक जगह है, वेवर्स बोलते हैं जुलाहों को, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, जुलाहे। गांधी जी हैं वो भी चरखा चलाते थे, अब इसका मतलब ये नहीं वो जुलाहे हो गए, ठीक है, वो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए वो चरखा चलाते थे। तो वेवर हैं, उन्होंने 1845 में रिवोल्ट कर दिया सिलेसिया जगह पे, और करने के बाद इन्होंने जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जमींदार हैं, उनके घरों पे तोड़फोड़ की, महंगी महंगी चीज़ें उनको लूट लाए, खाने की चीज़ थी खाने की जगह चले गए, क्योंकि भुखमरी थी इस समय, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, गाँव में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, शहरों में गए वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ उनका शोषण हो रहा था। अब जब मौका मिला क्रांति करने का, तो उसके घर के शीशे, महंगे सामान है, जो मिला, सोना चांदी कुछ भी मिले उनको लेके आ गए, खाने की चीज़ मिले, सबसे पहले तो खाने लग गए, वो भूखे थे, ठीक है, क्रांतिकारी।
जो उनको मिला, ब्रेड मिला, कोई मीट मिले खाने की, जो मिठाई मिली, ठीक है, जो कुछ मिला उसको खाने लग गए और तोड़ फोड़ करके आ गए, और जो पैसा वैसा कुछ मिला सभी को लूट के और ले आए। अब वहाँ सिलेसिया का उसने आगे सूचना दी कि यहाँ विद्रोह हो रहा है, तो बाकी फ्रांस के जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने और जो मोनार्की सपोर्टर हैं वो इकट्ठे हुए और क्या कर दिया, इन्होंने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। ये घटना है 1845 की, और राजा है फिलिप हटाया था 3 साल बाद 1848 में। यहाँ तो किंग है वो था ही नहीं, लेकिन 3 साल पहले यहाँ सिलेसिया में हो गया। तो यहाँ राजा है, उसकी खुद की आर्मी थी लुई फिलिप की, और छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं। यदि ये बाद में होती तो ऐसी घटना नहीं होती। और इसमें 11 वेवर्स हैं, वर शॉट डाइड, गोली चला दी उन पर। ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है कि कानून में जाओ, कोर्ट में जाओ, फिर 2 साल तो ऐसे घुमाते रहो, फिर देखेंगे, फिर जमानत पे आ जाओ, बेल पे, चलता रहता है ऐसे ही। मोनार्की में सीधा फैसला होता था, चलाओ गोली, कुछ नहीं होगा हमें देखने वाले। और यूरोप में यही उथल पुथल डिस्टर्बेंस चल रहा था। फ्रांस सबसे मेन टारगेट पे था, क्योंकि और जगह लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, फ्रांस में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर थे। अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट था, वो अपना डेवलपमेंट कर रहा था उस समय। उसने तो बहुत पहले ही ब्रिटेन ने उससे पीछा छुड़ा लिया। ब्रिटेन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से किया उसने। ठीक है, वो भी शांत था, और अफ्रीका और एशिया की कंट्री उनको कॉलोनी बनाने पर पूरा फोकस कर रहा था। इसी समय 1848 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें लिबरल्स हैं उनका क्या रोल था। रिवॉल्यूशन, द रोल ऑफ लिबरल्स, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों की क्रांति, उदारवादियों की क्रांति। अब उदारवादी कौन होते हैं पहले ये समझना जरूरी है। लिबरल्स, लिबरल लैटिन वर्ड है, इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लिबर जिसका मतलब फ्री होता है। ठीक है, वो चेंज करना चाहते हैं धीरे धीरे, बिना वायलेंस के, अपने लिटरेचर के द्वारा लोगों को अवेयर करके, पढ़ा करके, एजुकेटेड करके लोगों को अवेयर करते हैं। मॉडर्निटी का सपोर्ट करते हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसका सपोर्ट करते हैं। अब 1848 में 1815 की जब वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय तो इनको बुरी तरह से मेटरनिक ने तहस नहस कर दिया। इनको कोई राइट ही नहीं दिए, कोई विद्रोह ही नहीं कर सकते हैं। तो एक फिगर बनाया था एक चित्रकार ने उस समय का कि 1820 में वो इकट्ठे हुए, वो लिबरल सारे, और क्या कर रहे हैं, मुंह पे पट्टी बांधी हुई और थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बोलेगा नहीं, जो बोलेगा उसको उस कमेटी से निकाल देते थे, बस सोचते रहना है तुम्हें। ये 1815 में हालत थी यूरोप में, किनकी, लिबरल्स की। जहां इन्होंने क्रांति की कोशिश की, अपनी बात, डेमोक्रेटिक बात कहने की कोशिश की, जेल में डालो। ठीक है, शूट करो इनको। मेटरनिक के सीधे ऑर्डर थे, किसी भी देश में हो। बोल रही फ्रांस को तो मेन टारगेट बना लिया था कि फ्रांस को तो पूरी तरह से कंट्रोल करना है, डिस्टर्बेंस यहीं से होगा। हुआ भी ऐसा ही। जो मजे हुए पॉलिटिशियन होते हैं उनको आने वाले समय का पहले पता रहता है कि आने वाला वक्त किस तरह का रहेगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देते हैं। तो मेटरनिक ने कहा कि फ्रांस डिस्टर्बेंस ज़्यादा करेगा, इसलिए इसको कंट्रोल करो। 1830 में इन्होंने किया, और 1848 में वहाँ तो पूरी तरह से मोनार्की को ख़त्म ही कर दिया। और दोबारा से जो 1789 में स्टार्ट हुआ था, तो डेमोक्रेसी पहली स्टार्ट हुई थी 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और दोबारा से फिर दोबारा स्टार्ट कर दी इन्होंने 1848 में। ये हो गया पार्ट फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, मूवी आती है ना पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, तो ये फ्रांस की डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, और ये हो गई पार्ट सेकंड। लिबरल्स हैं, लिबरल्स क्या कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, कह रहे थे वोटिंग करवाओ, वोटिंग में जो जीतेगा वो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। हम राजा आया अकेले उसकी नहीं मानते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थे। वो ज़्यादातर जनता तो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी थी, न्यू मिडिल क्लास उनकी थी, वो सपोर्ट कर रहे थे उनको, क्योंकि उनको डेमोक्रेटिक राइट नहीं थे। अब कहानी है इसकी फ्रैंकफर्ट की। लिबरल्स ये जर्मनी में स्टार्ट हो गए, फ्रांस में तो हो गई क्रांति। ठीक, लिबरल्स क्या करने लगे, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जगह है, फ्रैंकफर्ट। इस फ्रैंकफर्ट जगह में नेशनल असेंबली है जर्मनी की, वहाँ पर लिबरल्स हैं वो इकट्ठे हो गए, और 831 रिप्रेजेंटेटिव थे। वर कलेक्ट इन फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली। और यहाँ होने के बाद उन्होंने, राजा है ना,
उसको अपनी मर्जी से, या जैसे प्रिसा है, प्रिसा जर्मन लैंग्वेज बोलने वाला सबसे बड़ा क्या था, स्टेट था प्रूसिया। उस समय प्रूसिया या प्रिसा है, वहाँ के किंग थे विलियम फोर्थ। उनसे कहा लिबरल्स ने, जो उदारवादियों ने, कि आप हमारे पूरे जर्मन के जो 39 कन्फेडरेशन है, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड है, उस पूरे कंट्री बना लो पहले तो जर्मनी का, और उसके राजा तुम बन जाओ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अब विलियम फोर्थ डर गया, उसने कहा नहीं भाई, फ्रांस जैसी हालत नहीं करवानी वहाँ कभी राजा को रिस्टोर कर देते हैं, कभी वहाँ से हटा देते हैं, मैं तो मोनार्की है उनके साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। और ये जो मीटिंग हुई थी फ्रैंकफर्ट में, सेंट पॉल चर्च था एक, सेंट पॉल चर्च, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। और इसमें 80-31 रिप्रेजेंटेटिव हो गए और उन्होंने राजा को बताया, लेकिन राजा नहीं माना। तो उन्होंने प्रेशर डाला राजा पे कि पूरे जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट कर दो और हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा मांग है उनको तुम क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। लेकिन जो विलियम फोर्थ हैं उसने मना कर दिया और यहाँ पर फ्रांस जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट्स हैं वहाँ भी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया। पूरा नाम था इनका फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक। देन इसके बाद डिस्टर्बेंस चलता रहा और पूरा यूरोप है जहाँ जहाँ जगह, पोलैंड, ग्रीक तो बहुत जल्दी आज़ाद हो गया, फ्रांस है उसने अपने आप में क्रांति करके अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और 1848 के बाद फिर फ्रांस में दोबारा से मोनार्की नहीं आई, 1848 से लगातार वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रेजेंट टाइम तक, ठीक। लेकिन फीमेल है उनको राइट ऑफ वोट नहीं दिया उन्होंने। सेम जर्मनी में भी यही हुआ। और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट हुई थी, इसमें जो लिबरल्स थे यूरोप के या जर्मन के, उन्होंने जो वुमेन हैं उनकी फ्रीडम देने की मना की, उनको राइट ऑफ वोट मना कर दिया। यहाँ तक कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी उसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनमें एक भी फीमेल नहीं थी। और क्रांति करने के लिए उनको बराबर लेके चलते थे, आ जाओ, जब मरने का नंबर आ गया तो तुम भी हमारे साथ मरना, गोली खाने का नंबर आया तुम भी 1-2 गोली खा लेना, ठीक है, डंडे पड़े लाठियाँ पड़े तुम भी खा लेना, लेकिन जब पावर में आओगे तो पीछे हट जाना, तब हम संभालेंगे, तुम्हें शासन संभालना आता नहीं। ये उस समय के लोग हैं, वो कहते थे। प्रेजेंट टाइम में तो यूरोप में इतनी ज़्यादा फ्रीडम है फीमेल को, हद से ज़्यादा, ठीक है, कहीं भी नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप से निकले हैं सारे, ठीक है। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में तो इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं, साउथ अमेरिका में स्पेन, पुर्तगाल के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं। फ्रीडम हद से ज़्यादा है यहाँ पर, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। इसलिए हमसे कम से कम एशिया की कंट्री हैं उनसे यूरोप की कंट्री 100 साल आगे हर मामले में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, फ्रीडम में, फेमिनिज्म में, वुमेन फ्रीडम में, सबसे आगे उन्होंने स्ट्रगल किए, आंदोलन किए, लेकिन वोट देने का अधिकार है उनको नहीं दिया। उस समय के एक जैसे लीडर हैं उनका नाम है कार्ल वॉलकर, जर्मनी के रहने वाले थे, कार्ल वॉलकर। वालकर क्या कहते हैं, वालकर फ्रैंकफर्ट जब उनको मौका दिया कि 1-2 रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो फीमेल है, उनको शामिल कर लो, जो अखबार चला रही हैं खुद अपने, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं फीमेल के लिए या डेमोक्रेसी सपोर्टर के लिए, इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फीमेल है, उनका ये कोई काम नहीं है, ठीक है, उनको केवल घर के काम संभालने चाहिए और उनको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसका अपोज किया उस समय की एक फेमिनिस्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें फीमेल है उनका सोशल और पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करती है कि हमें महिलाओं के बराबर, पुरुषों के बराबर क्या है अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। अब इंडिया में तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा फीमेल है, उनको भी फ्रीडम मिली हुई है, ठीक, कुछ भी अपनी मर्जी के कपड़े पहने, मर्जी से मैरिज करें, कोई भी जॉब कर सकते हैं, बराबर सैलरी है, सिविक्स में पढ़ाए थे सारी चीज़ें। तो कार्ल वालकर है उसने इसका अपोज किया और उस जैसे बहुत सारे थे जो इस फीमेल हैं उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए मना कर रहे थे। उस समय की एक फीमेल थी लुइस ऑटो पीटर्स, जो अपना एक अखबार निकालती थी, लुइस
ओटो पीटर्स। अबे नाम है किसका, लेडीज का, लुइस, शॉर्टकट में लुइस पीटर। ये अपना खुद का न्यूज़पेपर था इनका, पब्लिकेशन का काम करती थी, लोगों को अवेयर करती थी, फीमेल हैं उनको अवेयर करने का काम करती थी कि हमें भी पॉलिटिकल और सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए। अब उन्होंने अपना एक लेख लिखा, एक एडिटोरियल लिखा, उसमें अपनी बात, जो उनकी जो दुख था फीमेल है उस समय की, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहती थी, उन्होंने अपना कहा कि जब क्रांति करते हैं तो हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब आज़ादी की बात की जाती है तो केवल आधी पॉपुलेशन है, केवल मेल हैं उनकी आज़ादी की बात की जाती है, फीमेल है उनकी आज़ादी की कोई भी बात नहीं की जाती है। ठीक है, भले फ्रांस डेमोक्रेसी हो गया 1848 में, लेकिन फीमेल को राइट ऑफ वोट नहीं मिला। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में मोनार्कियल डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई, पर्सिया में, जर्मनी का यूनिफिकेशन तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ भी फीमेल है उनको राइट्स नहीं मिले। और ये जर्मनी की रहने वाली थी लुइस ओटो पीटर्स, और उसमें उसके जो पब्लिकेशन में काम करने वाली एक और लेडीज़ थी, उन्होंने ये तर्क दिया अपना कि एक जो भैंस चलाने वाला है, जो मेल है, वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, उसको आपने राइट ऑफ वोट दे दिया, जिसके पास 21 साल से ऊपर का है, और फीमेल है वो एजुकेटेड हैं, जैसे ये पीटर्स हैं, लुइस पीटर्स, ऐसी बहुत सारी हज़ारों लाखों महिलाएं, वो एजुकेटेड होने के बावजूद भी उनके पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी है उनके पास, उसके बावजूद भी उनको राइट ऑफ वोट नहीं मिला। रिप्रेजेंटेटिव बनना तो बहुत दूर की बात है, उनको राइट ऑफ वोट भी नहीं मिला। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, उसमें केवल जो दर्शकों की गैलरी होती है, ठीक है, एक तो पार्लियामेंट इंडिया की जैसे संसद चलती है, और एक उसमें देखने के लिए जैसे स्टेडियम में नीचे खेलने वाले और ऊपर बाहर चारों ओर सर्किल में कौन होते हैं, दर्शक होते हैं देखने के लिए। तो फीमेल हैं उनको केवल दर्शक वाली उस गैलरी के अंदर शामिल किया था। तुम प्रोसेस को देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इसमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने का अधिकार अभी नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा लास्ट में जाके। फ्रांस में तो 1948 में, इंडिया तो आज़ाद होते ही वुमेन है उनको राइट ऑफ वोट मिल गया, ठीक है। तो भले कुछ चीज़ों में हम देर से आए, लेकिन यूरोप की कंट्री हैं उनके बराबर आ गए, जैसे फीमेल वोटिंग है, तो उसमें फ्रांस, ठीक है, रियल में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मान सकते हैं इसको, स्ट्रगल कर करके। अमेरिका को मानते हैं इसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन मोनार्की है और पूरे स्ट्रगल में करते हुए डेमोक्रेसी है वो फ्रांस की है सबसे पुरानी, और वहाँ पर राइट ऑफ वोट बहुत बाद में मिला। और इंडिया में जैसे अंग्रेज गए 1947 में दे दिया तुरंत, इलेक्शन वाले 1951 में किए, तो सभी को फीमेल है वो 21 साल से ऊपर की थी, किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन की हो, सभी को राइट ऑफ वोट मिला, ठीक है। तो ये था आज हमने क्या पढ़ा था इसमें। आज हमने इस चैप्टर के अंदर जो रोमांटिक इमेजिनेशन है उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद जो 1830 से लेकर 1848 के बीच में किस तरह से क्रांति हुई फ्रांस में, वहाँ का किंग है बोर्बो डायनेस्टी, उसको ख़त्म करके 1830 में लुई फिलिप है उनको किंग डिक्लेयर कर दिया। फिर 1848 में अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया फ्रांस ने। जो बेवर्स हैं सिलेसिया के, वहाँ उन्होंने विद्रोह कर दिया। लिबरल्स क्या कर रहे थे, लिबरल्स ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी पार्लियामेंट लगाई, और पर्सिया है वहाँ के किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उनको कहा तुम पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन कर लो, जर्मन का पूरे का किंग बन जाओ, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेटिक मोनार्की स्टार्ट कर दो, मतलब नेशनल असेंबली भी रखो और आप भी रहो कंट्री के हेड बन के। लेकिन उसने मना कर दिया। तो जगह जगह क्रांति चलती रही। बाद में कुछ फीमेल हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। रोमांटिक इमेजिनेशन के अंदर एक ग्रिम ब्रदर्स हैं, ग्रिम ब्रदर्स, ठीक है, एक तो थे जैकब ग्रिम और एक थे विलियम ग्रिम, ये दो हैं, इन दोनों को बोलते हैं ग्रिम ब्रदर्स। इन ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया था, इन्होंने पूरे यूरोप के अंदर फोल्क टेल्स और फोल्कलोर्स, लोक कथाएं और लोक गाथाएं लिखी, जिससे कि लोगों को जोड़ने का काम किया था, ठीक है। लोक कथाएं, लोक गाथाएं ये लोगों को इनडायरेक्टली, जैसे जनगण मन वंदे मातरम आज़ादी के समय लोगों में जोश भरने का काम करते थे, सेम ऐसे ही उस समय लोगों में जोश भरने का काम ग्रिम ब्रदर्स हैं। हर देश में, पोलैंड में कैरोल कोरपोन्स्की उन्होंने किया था, और बाकी यूरोप की जगह वहाँ पर ये ग्रिम ब्रदर्स हैं उन्होंने किया था। बाकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे।